जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। ये शब्द हैं ममता बनर्जी के एक बेहद ही खास नेता फरहाद हकीम के। हालांकि अक्सर इस देश में देखा गया है कि आप पाकिस्तान परस्ती करिए, हिंदुओं का विरोध करिए और दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की कर लीजिए। ये वही फिरदौस हैं जिन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए एक बंगाल में एक एरिया है उसे मिनी पाकिस्तान तक कह दिया था। तो फिरदौस हकीम का विवादों से पुराना नाता है और गहरा नाता है, और अब जो इन्होंने बयान दिया है कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है, क्या 1400 साल पहले आए हुए मजहब की तुलना सनातन से की जा सकती है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपके बंगाल से जो आए दिन ये इस तरीके की खबरें आती हैं, हिंदू विरोध के स्वर जो तेज किए जाते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं असल में फिरदौस हकीम? इसी राज्य के, इसी स्टेट के स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था और लिखा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। इसी राज्य में और इसी स्टेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राण दे डाले कि बंगाल ना ही बांग्लादेश में जाए और ना ही किसी मुस्लिम कंट्री का हिस्सा बन जाए, और बंगाल को उन्होंने बचाया था अपने रक्त से, अपने खून से। और आज जिस तरह से तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति और इस राज्य को, पश्चिम बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की जो स्ट्रैटेजी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा चल रही है, अब ये बात किसी से छुपी नहीं। बिल्कुल, मैं ये कहने से अब हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभिषेक जी कि वेलकम टू द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन भारत, क्योंकि हालिया में हमीदुल रहमान, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, और ममता बनर्जी के काफी करीबी विधायक ने ये बात खुले लफ्जों में कहा था चोपड़ा में, जब दो कपल्स को मारा पीटा गया था और शरिया इंसाफ सभा के द्वारा उनको पिटाई दी गई थी, उनको पनिशमेंट और सजा दी गई थी। तो एमएलए विधायक साहब ने साफ लफ्जों में कहा था कि शरिया राष्ट्र में ये सब चलता है। अब मेरा ऐसा मानना है कि अपराध को किसी मजहब या धर्म से जोड़ना तो नहीं चाहिए। मैं भी मानती हूँ कि अपराध को या क्रिमिनल एक्टिविटीज को या जिहादी एक्टिविटीज को किसी धर्म या मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। पर हिंदुओं के वेदों में, ग्रंथों में और धार्मिक किताबों में ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि हिंदुओं मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को पीटो, मुसलमानों का बलात्कार करो, मुसलमानों को कन्वर्शन करवाओ तो तुमको जन्नत में 72 वर्जित अप्सराएं मिलेंगी। ये कहीं नहीं लिखा है हिंदुओं के वेदों और ग्रंथों में। लेकिन हमारे अल कुरान में, हमारी हदीस में ये साफ लफ्जों में लिखा है, दाई, दावत इस्लाम, जिहाद, ना इस्लाम माने तो गला काटो। और जब तुम वोट जिहाद, थूक जिहाद, रेप जिहाद, मर्डर जिहाद करते हो और तुम काफिरों को खत्म करते हो तो तुमको जन्नत में 72 वर्जिन पूरे मिलेंगी। बस इसीलिए फरहाद हकीम साहब, जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं, उन्होंने अपने जन्नत में 72 वर्जिन हूरों का इंतजाम अब शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनकी उम्र हो रही है। ऑल इंडिया कुरानिक एक एग्जीबिशन और एक एग्जाम चल रहा था और 3 जुलाई 2024 को ममता बनर्जी के लाडले मंत्री और कलकत्ता के मेयर ने साफ लफ्जों में अपनी तकरीर, अपने वक्तव्य और अपनी स्पीच के द्वारा हिंदुओं को बदनसीब, बदकिस्मत बताया है, क्योंकि वो इस्लाम में नहीं जन्म लिए हैं और वो तमाम मुसलमान बहुत खुशनसीब हैं जिन्होंने इस्लाम में जन्म लिया है। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या नासिर खान, जो पश्चिम बंगाल में जिसने सूजन जॉर्डन का बलात्कार किया था, वो खुशनसीब है? क्या कामदनी का बलात्कार करने वाला मुसलमान, 5 मुसलमान खुशनसीब है? क्या 72 साल की नन का चर्च के अंदर घुस करके बलात्कार करने वाला 5 बांग्लादेशी मुसलमान खुशनसीब है? तो अब इसका जवाब ना नेशनल न्यूज पर कोई टीएमसी के प्रवक्ता दे पा रहे हैं और ना ही कोई पश्चिम बंगाल का मुसलमान और एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं दे पा रहे हैं। अब बात आती है कि जिस ऐलानिया तरीके से धर्म परिवर्तन का ऐलान, अनाउंसमेंट आराम से तृणमूल कांग्रेस के लाडले मंत्री फरहाद हकीम साहब और मेयर ने कर दिया है, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड पर जाते हैं। कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान बोलना, पाकिस्तान से स्पेशली रिपोर्टर का आना,
द डॉन न्यूज़पेपर, जिसके बारे में सबको पता है कि नवाज शरीफ से बहुत अटैच है ये न्यूज़पेपर, द डॉन न्यूज़पेपर को ही नवाज शरीफ ने यह पुष्टिकरण किया था कि अजमल कसब पाकिस्तान के जंगल खाड़ी में रहता था। तो ये डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान के रिपोर्टर फरहाद हकीम की इलेक्शन कैंपेनिंग को कवर करने के लिए कैसे आ गए? माँ बहन की गालियां देना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2021 के विधानसभा इलेक्शन के कैंपेनिंग में हमीदुल रहमान साहब का ये कहना कि जिस राज्य में शरिया कानून माना जाता है वहां पर इंसाफ सभा शरिया कानून के हिसाब से लगती है। हुमायूं कबीर का ड्यूरिंग इलेक्शन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये कहना कि गंगा में डुबा डुबा करके 30% हिंदुओं को मारा जाएगा। अच्छा नाज़िर जी, मुझे ये बताइए, ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी 4 दिन पहले तो हिंदू हिंसक हो गया था, उससे पहले सड़कों पर मारा पीटा गया, सरिया कानून की बात की गई, और अब जिस तरीके से फरहाद हकीम ने कहा है कि आप इस्लाम में पैदा नहीं हुए तो बदकिस्मत है, ये कहीं उकसावा तो नहीं है? नहीं, ये उकसावा है, ये अब मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, और साथ साथ ये वो स्ट्रैटेजी है जो 2009 से पश्चिम बंगाल में चल रहा था। मैं पूरे डेटा को लेकर के बैठी हूं कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो अनीस खान हो, चाहे वो गोपाल मंडल हो, चाहे वो दुर्गा देशवाली हो, चाहे वो अंसार अली हो, चाहे वो सैयद अली भुइया हो, हर वो व्यक्ति जिसने इस राज्य में हिंदुत्व की बात कही है, संविधान की बात कही है, उसका मर्डर हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का शव, डेड बॉडी पेड़ में लटका हुआ मिला है, और ये लिख करके कि संविधान की बात करोगे, हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, हिंदुओं के पक्ष की बात करोगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करोगे, भारत माता की जय बोलोगे, तो पेड़ में लटके हुए मिलोगे। आपको याद है कि कूच बिहार में अभी 15-20 दिन पहले एक मुसलमान महिला को न्यूड परेड कराया गया, उसकी डेड बॉडी को नंगा करके उसका वीडियो शूट कराया गया, उसका गैंग रेप कराया गया, और उसके बाद फिर उसके डेड बॉडी पर चप्पल और जूते के माला पहनाए गए। क्यों? क्योंकि उसका पाप ये था कि वो भारत माता की जय बोलती थी, क्योंकि वो जय श्री राम बोलती थी मुसलमान होकर के, इसलिए उसका न्यूड परेड हुआ है। ये बात समझना पड़ेगा। बंगाल 70% मुगलिस्तान बन चुका है, राष्ट्रपति शासन अगर ना लगा तो ये मॉडर्न वर्जन ऑफ जिन्ना, द न्यू वर्जन ऑफ जिन्ना फरहाद हकीम, और ये हुमायूं कबीर, ये हमीदुल रहमान, ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी, ये इदरीस अली, ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसको मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम स्टेट घोषित कर चुके हैं, और थप्पा भी लगवा देंगे। मतलब संविधान करते का संविधान चिल्लाते चिल्लाते बहुत देर हो चुकी है बंगाल के लिहाज से। अगर मैं बात करूं, कहीं 1990 वाला दौर तो नहीं आने वाला बंगाल में? इंडिया अलायंस में इंडिया अलायंस में जुड़ा हुआ तृणमूल कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर हर रोज संविधान की किताब लहराता रहता है, मणिपुर पर छाती पीटता है, बिल्किस बानो के लिए छाती पीटता है, पर कूच बिहार के न्यूड परेड के बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं बोलती हैं। इंसाफ सभा, शरिया कानून के द्वारा इंसाफ सभा लगाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में 2012 से, और उसके बारे में ममता बनर्जी नहीं कहती है। हिंदू बेटियों का जब बलात्कार होता है, क्रिश्चियन बेटियों का जब बलात्कार होता है, और हिंदू मास बलात्कार महिलाओं का होता है, तो ममता बनर्जी कहती है सजीवी घटना है। ममता बनर्जी कहती है नहीं, लड़कियां ही आवारा थी। ममता बनर्जी कहती है नहीं, वो तो प्यार मोहब्बत करके प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इससे आपको समझना पड़ेगा, और देश की जनता को समझना पड़ेगा, इस देश में जो लोग संवैधानिक मुसलमान हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि मुगलिया सल्तनत दोबारा लाने की स्ट्रैटेजी चल रही है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल सीधा जवाब दीजिएगा, और मैं भी बिल्कुल सीधा सवाल पूछूंगा आज आपसे। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आंखें चिपकी हुई तो नहीं है बंगाल की तरफ से? अमित मालविया जी ने तो खुलने का तो नाम नहीं ले रही हैं उनकी आंखें। नहीं, अमित मालविया जी ने तो इस ट्वीट को उजागर किया, लोगों के सामने लाया कि ममता बनर्जी के लाडले मंत्री जो कभी कोलकाता को मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, जो कभी माफिया चला रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शंस का, कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी को हड़प करने का, तोलाबाजी का, और आज 3 जुलाई को उन्होंने ये भी प्रोवोकेशन दे दिया कि भैया कन्वर्शन करवाओ और जन्नत बनाओ अपने लिए,
और बदकिस्मत है हिंदू और नहीं, अब तो हाई कोर्ट भी कह चुका है कि जिस तरीके से जो इस देश में कथित माइनॉरिटी कहा जाता है, जिस तरीके से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है, हाई कोर्ट भी चिंतित है कि धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए, कड़े कानून बनाए जाएं। सांसद जो जनता के पैसे पर जो है ऐश मौज काटते हैं संसद में बैठकर, उनका काम कानून बनाने का है, उनकी आंखें नहीं खुलती कानून बनाने के नाम पर। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात आप खुद बीजेपी के होकर जो है इस बात की मांग कर रही हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की आंखें नहीं खुल रही हैं। इसीलिए मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि कहीं बीजेपी के आलाकमान की आंखें चिपकी हुई तो नहीं है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ ताकि किसी को कोई आशंका ना रह जाए। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कभी भी इंदिरा गांधी जी के जैसे डिक्टेटरशिप नहीं कर सकती है। कानून का इंतजार किया जा रहा है एंड लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर के इलाहाबाद कोर्ट से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका तक ने कहा है कि फोर्सिबली कन्वर्शन इज नॉट अलाउड, यहाँ तक के एक्सेप्टेबल भी नहीं किया जाएगा और कन्वर्शन के प्रोवोकेशन पर भी एक सख्त कानून लाने की जरूरत है। पर जो विपक्षी दल के लीडर ऑफ अपोजिशन, मैंने तो उनका नाम रख दिया है राहुल जी का, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, वो सिर्फ कैमरा लाइट एक्शन का काम करते हैं। वो कभी भी ऐसे मुद्दों के बारे में बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम में साफ लिखा है कि डरना मना है और डराना मना है। नहीं, उनका तो साफ एजेंडा है, वो हाथरस जाएंगे, बंगाल नहीं जाएंगे। उनका एजेंडा साफ है, वो बंगाल की बात नहीं करेंगे क्योंकि ममता दीदी की सरकार है वहां, उनकी उन्हें जरूरत पड़ सकती है। नहीं, इसकी दो वजह है। इसकी दो वजह ये है कि राहुल गांधी की ये हिम्मत ही नहीं है कि वो बंगाल एंटर कर सके, हिम्मत ही नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि वो सारे स्टेट में आराम से, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वहां वो आराम से जाते हैं, लेकिन यहाँ वो इसलिए भी नहीं आते हैं और अपना जोर भी नहीं लगाते हैं क्योंकि पॉलिटिकल फायदा उनको पश्चिम बंगाल से नहीं है और ना ही लेना है, इसीलिए। ठीक है, तो बंगाल की जो स्थिति है वो भयावह शब्द अब शायद जो है कमजोर पड़ने लगा है। जिस तरीके के जो वीडियो, जो फोटो, जो खबरें बंगाल से निकलकर सामने आती हैं, आप खुद कह रही हैं कि 70% मुगलिस्तान बन चुका है। और जब 70% बनने तक कोई रोक नहीं पाया, कोई टोक नहीं पाया, 11 साल में 70% बना दिया है, तो 30% बनाने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को आंखें खोलने की जरूरत है। बंगाल में जो हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं या फिर जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, उनके जीवन की रक्षा अब शायद केंद्र सरकार को करने की जरूरत है। तो बंगाल में जो कुछ चल रहा है, फिर दोस्त हकीम ने जो कुछ कहा है, उस पर यह चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी।